हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की चैप्टर 8, जिसमें हमने बहुत सारे सोर्सेस पढ़ लिए हैं बेटा। सबसे पहले हमने बात करी थी अपने चार मेन टॉपिक की, डिवेंचर, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद बेटा मैं कमर्शियल पेपर, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन 8 सोर्सेस की बात कर चुका हूं बेटा। आज 2 नए सोर्सेस की बात करेंगे। चैप्टर इसी वीक खत्म हो जाएगा बेटा। मतलब इसी वीक कहने का मतलब है आज वेडनेसडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे से पहले पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों, आप सब सामने देखना 1 मिनट के लिए मेरी तरफ। एक नए सोर्स की बात कर रहे हैं, ऑल्दो सबसे सिंपल यही है बेटा। ये मेरे लिए 9th वन सोर्स है बेटा। बात करूंगा ट्रेड क्रेडिट की, और बाबू आप इसको प्यार से या तो क्रेडिटर्स बोलते हो और या बेटा बोलते हो अकाउंट पेबल। सर क्रेडिटर्स क्या होता है? सर अकाउंट्स पढ़ते हो, ये तो पता ही होगा ना। क्रेडिटर्स क्या होते हैं बेटा? वो सप्लायर्स जिनसे हम उधार पर गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं, उन्हें हम बेटा प्यार से क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। इतना तो क्लियर है ना बेटा। हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस में पैसा कहां कहां से आता है बेटा? क्रेडिटर ऑल्दो हमें नगद पैसा नहीं देते, लेकिन बेटा उधार पर गुड्स या सर्विसेज तो देते हैं। इनडायरेक्टली ये उधार पर हमें कैश ही दे रहे हैं। होता क्या है बेटा? क्रेडिटर ने आपको एक्सटेंड किया क्रेडिट 3 महीने का, आपने गुड्स आज ही लाए और आज ही बेच दिया, और बेटा पैसे इस्तेमाल करोगे 3 महीने तक। उसने नगद आपको चाहे कुछ ना दिया हो बेटा, लेकिन ये समझ के चलो बेटा बहुत पैसा ही दिया उसने। क्लियर है ना बात? इसीलिए हम इसको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं बेटा। प्यार से हम इसको बेटा क्रेडिटर बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा में आप इसको अकाउंट पेएबल भी बोल सकते हो या बेटा ट्रेड क्रेडिट भी बोल सकते हो। बाबू पहले मैं बता देता हूं इसके बारे में कुछ, फिर हम रीड कर लेंगे बेटा। ट्रेड क्रेडिट कॉन्टिन्यूअस और कन्वीनियंट वे है, बहुत ही कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बेटा लगभग हर बिजनेस में उधार मिल जाता है। दुनिया के 99% बिजनेस बेटा उधार पर चल रहे हैं, और बेटा 2 से 3 महीने का उधार हर बिजनेस में है। और बेटा बता देता हूं, आपको उधार तब तक मिलता रहता है बेटा जब तक आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बनी रहती है। हमेशा ध्यान रखना बेटा। मैं बोलता हूं एक बच्चा है, उसका खाता चल रहा है किसी कन्फेक्शनरी शॉप पर, आता है एक पैकेट तोड़ता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है बेटा, कन्फेक्शनरी वाला टोकता नहीं, खाते में नोट करता जाता है बेटा। उसके दिमाग में है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, तब तक नहीं छेड़ेगा उसको बेटा जब तक वो क्रेडिट वर्दीनेस बनी रहेगी। लेट्स सपोज बेटा कन्फेक्शनरी शॉप के दिमाग में है कि ये बंदे को मैं 1000 तक उधार दे सकता हूं, 1000 तक नहीं टोकेगा। जैसे ही 1010 रुपए हुए, यार कुछ पैसे जमा करा दियो। सर ध्यान रखना, किसी भी बिजनेस फर्म के एंगल से बोल देता हूं मैं बात, करोड़ों रुपए रेज हो सकते हैं क्या ट्रेड क्रेडिट से? 100 करोड़ ऐसे मिलते होंगे उधार? कभी नहीं, कभी भी नहीं। आपको आपकी क्रेडिट वर्दीनेस तक उधार मिलता है, लेकिन बेटा करोड़ों में कभी नहीं जाता है। करोड़ों में कोई नहीं उधार गुड्स एंड सर्विसेज छोड़ जाता आपके प्रीमाइसेस में कि बेच लो और यूज कर लो हमारे पैसे। ठीक है ना बाबू? ट्रेड क्रेडिट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जनरल केस में अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। मान लो बेटा मेरा बिजनेस सीजनल इन नेचर है। लेट्स सपोज कि बेटा हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है और हम एसीज बेचते हैं बेटा। हम क्या चाहते हैं, जैसे ही सीजन आए ना, हमें कुछ उधार पे गुड्स मिल जाए, कुछ हम नगद दे दें। सर हम अगर हमें दिखता है नियर फ्यूचर में हमारी सेल्स बढ़ने वाली है, तो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि पीछे से उधार मिल जाए, हम बेचे और आपका पैसा तुरंत उतार दे। लेकिन बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको इजी क्रेडिट मिलता है ना, तो आप इंडल्ज हो जाते हैं इन ओवर ट्रेडिंग। मैं बोलूं आपका क्रेडिटर मना ही नहीं कर रहा है, आपको अगर जितना मर्जी उधार ले लो, जितना मर्जी ले लो। जब बेटा ये जितना मर्जी मिलने लगता है ना, अगर फ्री क्रेडिट मिलने लगता है बेटा, तो कहीं ना कहीं बेटा वी इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग। हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। मतलब मेरी दुकान पे सामान बेचना है 1 लाख का, फिर भी 1.5 लाख का उठा लाता हूं।
क्योंकि क्रेडिटर मना नहीं कर रहा होता बेटा, और ओवर ट्रेडिंग का नुकसान कहीं ना कहीं आपको होता है बेटा, ध्यान रखना। क्यों बेटा? क्योंकि कई प्रोडक्ट होते हैं बेटा जो आते हैं एक स्पेसिफाइड एक्सपायरी डेट के साथ, आप ले तो आए हो उसको बेटा, लेकिन आपकी दुकान पे बिक नहीं रहा बेटा। सेल 1 लाख की है, मैं 1.5 लाख का माल उठाकर लाया हूं बेटा, होगा क्या बेटा? कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायर्ड हो जाएगा बेटा, मेरी दुकान पे पड़े पड़े वो मुझे लॉस देके जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेड क्रेडिट के साथ कोई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कि नहीं? सुनना, याद करा देता हूं। डिवेंचर के साथ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जिसको आप इंटरेस्ट बोलते हो। बैंक लोन के साथ इंटरेस्ट बोलते हो। प्रेफरेंस के साथ प्रेफरेंस डिविडेंड बोलते हो। इक्विटी के साथ इक्विटी डिविडेंड बोलते हो। ट्रेड क्रेडिट यानी कि अगर मैं सप्लायर से उधार पे गुड्स खरीद कर लाऊं तो कोई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है या नहीं? होती है कि नहीं? फटाफट बताओ। होती है। होती है सर, दिखाई नहीं देती, होती पक्का है। कोई कहना ना बेटा नहीं होती, होती पक्का है। एक बात ध्यान रख लेना बेटा, आज आपने रेट पूछा अपने सप्लायर से, सामान कितने का है? उसने कहा ये सामान तो 95 रुपए का है, ठीक है ना। आपने कहा ठीक है भेज दियो, और आज आपने क्या करा? नगद पैसे नहीं भिजवाए, 3 महीने के बाद पैसे भिजवाए। होगा पता है क्या बेटा? 2 बार होगा, 3 बार होगा, चौथी बार पता है क्या कहेगा? सर इसके दाम बढ़ गए, 97 है। इनडायरेक्टली जब आप उधार पे गुड्स खरीदते हो हमेशा महंगा मिलता है, हमेशा। नगद की ताकत अलग होती है बेटा, ठीक है ना। नगद की ताकत ही अलग होती है। जेब में पैसे हो गए बेटा, कैश डिस्काउंट भी देगा बेटा, और क्वांटिटी डिस्काउंट भी देगा पर्सन आपको। उधार खरीदोगे ना बेटा हमेशा महंगा मिलता है। इंसान को लगता है उधार खरीदने की कोई कॉस्ट नहीं होती बेटा, और उधार खरीदने की कॉस्ट होती है बेटा आप हमेशा महंगा लेके आते हो। वो दिखाई जरूर नहीं देती बेटा, लेकिन कॉस्ट होती है। क्लियर बात? ट्रेड क्रेडिट एक बार बुक से पढ़ना शुरू करेंगे बेटा, सबसे इजी टॉपिक है। इसके बाद मैं एक वो टॉपिक कराऊंगा बेटा जो आपके टीचर लोग नहीं कराते, लेकिन मुझे कराना है। लाओ जी बेटा, मैं पेज नंबर 192 पर हूं। आपकी बुक्स में 2 पेज इधर या 2 पेज उधर हो सकते हैं। पेज नंबर 192 एनसीईआरटी, टॉपिक नंबर 8.4.2 ट्रेड क्रेडिट। निकाल लिया बाबू? चलो जी एक बार रीड करते हैं। शुरू की 4-5 लाइन इंट्रोडक्शन की। कहता है बेटा, ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू द अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Trade credit facilitates the purchase of supplies without immediate payment. Such credit appear in the record of the buyer of the goods as sundry creditors or the account payable. बेटा अभी तक जितनी बात इसने बोली सब समझ में आई? ट्रेड क्रेडिट क्या फैसिलिटेट करता है बेटा? आपको गुड्स और सर्विसेज मिल जाते हैं विदाउट इमीडिएट पेमेंट, पैसे आज नहीं देने। और जो बायर ऑफ गुड्स है बेटा वो क्या रिकॉर्ड करता है अपनी बुक्स में? सर आपने भी किया होगा अकाउंट्स में, या तो आप सन्ड्री क्रेडिटर रिकॉर्ड करते हो या इसको हम अकाउंट पेएबल बोलते हैं। मेरी तरफ देखना सर, ट्रेड क्रेडिट आपके हिसाब से शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म? क्यों सर? ट्रेड क्रेडिट सुन लो लवन्या, ट्रेड क्रेडिट या क्रेडिटर, क्रेडिटर अगर आपको ध्यान हो सर, आपके टीचर्स ने कभी ना कभी अकाउंट्स में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया होगा, इट इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। क्या होती है करंट लायबिलिटी? विच हैज टू बी पेड विद इन 1 ईयर, जिसकी पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करनी है। और सर बिजनेस स्टडीज में अगर किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस की पेमेंट मैंने 1 साल के अंदर अंदर करनी है तो मैं इसे क्या बोलता हूं? शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। 1 से 5 साल में करनी है तो मीडियम टर्म, और 5 के बाद तो अगली लाइन पढ़ना। कहता है ट्रेड क्रेडिट इज कॉमनली यूज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। मैंने यही बात कंफर्म करा दी आपको, इतना ही पढ़ लेना इंट्रो। मेरिट्स 5 है बेटा, लिमिटेशन 3 है। पहले काम करेंगे बेटा, 5 मेरिट्स पढ़ेंगे, जल्दी से रीड करेंगे, पहले आप फिर मैं। बेटा 4th मेरिट का डिस्कशन कर रहा हूं, बाकी सब समझ में आया ना? सब 3rd सिंपल है, पहली पढ़ लो। ट्रेड क्रेडिट इज अ कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड। बाबू कहता है ट्रेड क्रेडिट कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड है, कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि बेटा हर बिजनेस में कुछ ना कुछ उधार हमेशा मिल जाता है उधार बेटा। और बाबू डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री कैसी है, किसी में 1 महीना, किसी में 2 महीना, 3 महीना।
मेरा मानना ऐसा है, दुनिया के 99% बिजनेस में 3 महीने का उधार आपको हमेशा मिलेगा। सेकेंड वन कहता है ट्रेड क्रेडिट में बी रेडिली अवेलेबल इन केस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर इज नोन टू द सेलर। सर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अगर सामने वाले को क्लियर है ना, तब तक उधार मिलता चला जाएगा, जो मैंने बात करी थी अभी। एक छोटे से बच्चे की क्रेडिट वर्दीनेस अगर 1000 रुपए कन्फेक्शनरी शॉप के ओनर के सामने 1000 रुपए तक कभी नहीं बोलेगा, आपको लिखता चला जाएगा बेटा आपके पैसे। सेम बात है बेटा, आपका सप्लायर आपको उधार देता चला जाएगा आपकी क्रेडिट वर्दीनेस तक। जहां लगेगा आपकी क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो सकती है बेटा, वहां रुक जाएगा। थर्ड वन, ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर आपको उधार पे गुड्स तभी चाहिए होता है जब आपको बिजनेस की सेल बढ़ानी होती है। इनडायरेक्टली थर्ड और फोर्थ पॉइंट में कोई अंतर नहीं है। अगर मेरे को उम्मीद है बेटा मेरे बिजनेस में एक्सपेक्टेड राइज आने वाला है, ठीक है ना, मेरा काम ही सीजनल नेचर का है, मुझे पता है मैं ऐसे ही बेचता हूं और फरवरी में सीजन शुरू हो जाता है बेटा, मेरी सेल बढ़ने वाली है, तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा मुझे कहीं से उधार मिले। अगर मेरे पास बेटा 50 लाख रुपए भी है ना, मैं चाहता हूं 1 करोड़ का माल मेरे शोरूम में आ जाए किसी तरीके से। क्यों? क्योंकि मेरी सेल बढ़ने वाली है, नियर फ्यूचर मैं कमा लूंगा उससे। ठीक है ना बेटा, हमेशा ध्यान रखना, आपकी सेल बढ़ाने का इकलौता तरीका कुछ उधार मिले। क्योंकि बेटा होता पता है क्या, अगर दुकान में 2 सामान है, आप किसी को चॉइस का ऑप्शन नहीं दे रहे बेटा, कभी नहीं बिकेगा। और बेटा अगर दुकान भरी पड़ी है तो दुकान पक्का सामान कोई ना कोई ग्राहक लेके जाएगा। मैं बोलता हूं बेटा आप एक रिटेलर हो, 2 डिओड्रेंट रखते हो, ठीक है ना, सामने वाला आया उसने कहा डिओड्रेंट खरीदना है, आपने 2 डिओड्रेंट उसके सामने रख दिए बेटा, जितनी मर्जी अच्छी फ्रेग्रेंस हो वो लेके नहीं जाएगा, जितनी मर्जी अच्छी हो। उसको क्या चाहिए बेटा, कम से कम 20 तो दिखाओ आप। सर अगर एक एक प्रोडक्ट के 20-20 वैरायटी आप कैरी करने लगोगे कितना पैसा लगता है। इसलिए आप चाहते हो बेटा सेल बढ़ाने के लिए इकलौता रास्ता है बेटा कुछ उधार मिल जाए, कुछ तो उधार मिल जाए। चलो जी बेटा, 5th वन तो क्लियर होगी ना, मतलब कोई एसेट गिरवी नहीं होती बेटा। सप्लायर से जब आप उधार पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो, कोई सप्लायर ये कहता है पहले मेरे नाम एसेट गिरवी रख, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। लिमिटेशन पढ़ेंगे बेटा शुरू की 3, पहले आप फिर मैं। सर लिमिटेशन की पहली बात ये कहती है अगर इजी क्रेडिट मिलता है बेटा, वे इंडल्ज, वे इन्वॉल्व इन ओवर ट्रेडिंग। और कई बार सप्लायर बेटा खुद ओवर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व कराता है हमारे को, ठीक है ना। आप सामान ले नहीं रहे होते, आपकी बेटा सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी, आप उधार खरीदना नहीं चाहते, आप 1 लाख लेके गए हो, आपने 1 लाख का ही सामान निकाला, सप्लायर कहता है अरे ले जाओ कुछ नहीं होता, मेरी तरफ से ले जाओ, नहीं बिकेगा तो वापसी कर देना। आपको खुद इन्वॉल्व कराते हैं बेटा ओवर ट्रेडिंग में, करते हैं ना बेटा ऐसे सप्लायर्स। बाबू दूसरी बात क्या कहता है बेटा कि एक लिमिटेड अमाउंट तक फंड जनरेट कर सकते हो। बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता ना 100 करोड़ का उधार पर गुड्स आ जाएगा, सर ऐसा कभी नहीं हो सकता। 100 करोड़ वाली चीजें बेटा बस वही है, इक्विटी शेयर, 100 करोड़ जैसी और कोई चीज है नहीं बेटा बाबू। और उसके बाद पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से आपने, ट्रेड क्रेडिट एक कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इंसान को लगता है इसकी कोई कॉस्ट नहीं है बेटा, उधार माल हमेशा महंगा मिलता है। जितने लोग बिजनेस फैमिली से है ना उनको बहुत अच्छे से पता होगा बेटा उधार माल हमेशा महंगा मिलता है, नगद की ताकत अलग होती है। क्लियर है ना बात? धनिया कह रही हाँ मुझे भी पता है, धनिया पता है तेनों। लो प्यारे बच्चों, बेटा अब एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल एंगल से बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरेटिकली आपके स्कूल वाले सब कटवा देंगे। कोई ऐसा स्कूल नहीं है बेटा इसको कराएगा, आप सब सामने देखेंगे, नोटबुक बंद कर दो। इसके ऊपर एक बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों सामने देखना बाबू, एक चीज आपने सुनी होगी कंप्लीटली परचेज सेल ऑफ प्रॉपर्टी, एक चीज आपने सुनी होगी बेटा रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, और एक चीज होती है बेटा लीज। ऑल्दो बेटा आपने ये वर्ड शायद हो सकता है सुना हो, लेकिन आपको क्लियर कभी नहीं होगा। लेकिन मैं बता देता हूं बेटा, सहारनपुर में जितनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करोगे, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी समझते हो ना बेटा जिनसे बिजनेस किया जाता है, यानी कि दुकानों की बात करोगे, 50% दुकानें लीज पर है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है, इसको समझना बहुत ढंग से। आपको भी पता है बेटा मैं वो वाला तो बनना हो नहीं कि मेरे को खाली पेपर दिलवाने, मुझे तो कंप्लीट नॉलेज देनी है आपको, सुनना बहुत आराम से। बेटा क्या फर्क होता है परचेज सेल रेंट और लीज में, मैंने बेटा डिफरेंस फॉर्म में बताना है, सुनना बहुत। बेटा एक चीज होती है कंप्लीटली परचेज सेल,
यू आर अ परचेजर ऑफ सम इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको दुकान पसंद आ गई, लेट्स सपोज बोलता हूं नवाबगंज चौक पर, ठीक है ना, उसका जो ऑनर था, आपने कहा मैं मैं आपकी दुकान खरीदना चाहता हूं, आपने कहा ठीक है, आप मिलना मुझे रजिस्ट्री ऑफिस में, दुकान 1 करोड़ की है, मुझे 1 करोड़ पे कर देना, मैं आपके नाम रजिस्ट्री कर दूंगा। आपने 1 करोड़ पे कर दिया, उसने आपके नाम रजिस्ट्री कर दी, आप नए ओनर बोल गए, ये होता है कंप्लीटली परचेज सेल। बेटा रेंटिंग, आपने कहा मैं खरीदना नहीं चाहता, मुझे रेंट पे चाहिए दुकान, उसने कहा ठीक है रेंट पे चाहिए, 30,000 रुपए महीना दुकान के लूंगा मैं रेंट, यानी कि 1,000 रुपए मुझे रोज चाहिए रेंट। उसने कहा ठीक है, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट हुआ, 11 महीने के लिए दुकान आपकी हुई, और बेटा 30,000 रुपए महीना आप रेंट पे कर रहे हो, ये होता है बेटा रेंटिंग। फिर लीज क्या चीज होती है, ये समझ में आया, परचेज सेल होता है, ये भी समझ में आया बेटा, रेंट कोई चीज होती है, बेटा लीज होती है राइट टू यूज द एसेट, राइट टू यूज द एसेट। आप बेटा लीज के केस में प्रॉपर्टी के ऑनर कभी नहीं बनते, कभी भी नहीं बनते, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट आ जाता है। किसी ने सुना है हिंदी में इसको बोलते हैं पट्टा, पगड़ी, हाँ अरे वाह, सुना है। आपको यह भी बता देता हूं बेटा, ये पगड़ी 99 साल की होती है, ठीक है ना सर, इंसान की जिंदगी की गारंटी नहीं है, लेकिन जब आप लीज पर कोई चीज लेते हो बेटा, आपको 99 साल के लिए मिलती है, चाहे आपकी जिंदगी की गारंटी अगले मिनट की ना हो बेटा, ठीक है ना। और सुन लेना बेटा, लीज इज द मिक्सचर ऑफ बोथ परचेज सेल एज वेल एज रेंटिंग, इन दोनों को मिला दो तो बेटा लीज बन जाती है। सुनना अभी मेरी बात बहुत आराम से बेटा, लीज में ना 2 अलग अलग पर्सन होते हैं, एक को हम टेक्निकली बोलते हैं लेसर। लेसर वो पर्सन है बेटा जो अपनी एसेट को दे रहा है आपको यूज करने के लिए, और जिसको दे रहा है बेटा यूज करने के लिए उसको हम बोलते हैं लेसी, ठीक है ना बेटा। लेसी लेसर के पास गया कि मुझे आपकी ये दुकान पसंद है नवाबगंज चौक की, मैं चाहता हूं पगड़ी पे लेना, यानी कि लीज पर लेना। उसने कहा ठीक है, मैं लीज डीड तेरे नाम लिख दूंगा, तू और मैं साइन भी कर देंगे, लेकिन मुझे इमीडिएटली 25 लाख रुपए आज चाहिए और 1,000 रुपए महीना तू रेंट देगा। सर समझ रहे हो, अगर खरीदते तो 1 करोड़ देते और अभी आपके नाम हो जाती है रजिस्ट्री, रेंट देते तो 30,000 रुपए महीना देते। पगड़ी में क्या होता है बेटा, इट इज लेसर अमाउंट देन कंप्लीट परचेज एंड सेल, कंप्लीट परचेज एंड सेल, क्योंकि क्या आपके नाम हो रही है प्रॉपर्टी, नहीं बेटा, तो क्या 1 करोड़ दोगे, नहीं बेटा, कंप्लीटली परचेज सेल से तो कम अमाउंट होती है, इसलिए इसका रेंट जो होता है बड़ा नॉमिनल होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं लीज रेंट। 25 लाख रुपए इमीडिएटली दोगे और बेटा 1,000 रुपए नॉमिनल सा रेंट दोगे, 1,000 रुपए महीना रेंट है, क्लियर है। और इसके बदले में लेसर क्या करेगा, लीज डीड आपके फेवर में लिख देगा फॉर 99 ईयर्स, और 99 ईयर्स तक आप सिर्फ एसेट को यूज कर सकते हैं बेटा, ये कभी भी आपकी नहीं हो जाएगी, बस ये ध्यान रख लेना। हाँ अब बड़ा मजा आएगा, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते जाओ, क्योंकि अगर नॉलेज लेनी है तो पूछना आपको ये बेटा, वरना मैं तो बस कर दूंगा। हाँ तब क्या होगा, अगर कोई आगे रेंट पे देना हो, सर हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर हमारा आगे देने का रेंट पे मन करे तो। सर देखो पता है क्या होता है, इससे हम बोलते हैं सब लीज, ये तो होगी लीज। सब लीज क्या होता है, सुना होगा मेरे से ऐसी टर्म कभी ना कभी, सब रेंट अकाउंट्स में कभी ना कभी टर्म आई थी, ठीक है ना। सब लीज कर सकते हो आप, कुछ और रेंट ले सकते हो, कुछ नॉमिनल सा अमाउंट ले सकते हो, ठीक है ना। और बात बता देता हूं बेटा, जिस पर्सन के नाम लीज डीड है, अगर भगवान ना करे उसकी डेथ हो जाए तो, सर 99 ईयर्स के लिए मान लो लेसर का नाम है ए और लेसी का नाम है बी, अगर इसकी डेथ हो जाए तो क्या होगा, सर आपका राइट टू यूज द एसेट वहीं फिनिश हो गया। बी के सन ने कहा मैं बिजनेस करना चाहता हूं, ए ने कहा अच्छा तू बिजनेस करना चाहता है, मैं तेरे नाम लीज डीड लिख तो दूंगा, मुझे कुछ और पैसे चाहिए। हाँ तो वो तो चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, क्या करूं अब, गलत क्या ऊपर से लिया उसको, नहीं कर सकते। सर किसके नाम है, आपके नाम थी, आपके नाम रेंट एग्रीमेंट होता और भगवान को प्यारे हो जाते तो लड़का ये कह लेता मैं करूंगा यूज क्योंकि मेरे नाम रेंट एग्रीमेंट है। सर रेंट एग्रीमेंट जिसके नाम था वो खत्म हो गया,
लॉ की नजर में आप अलग अलग लोग हो, एक इंसान नहीं है, ठीक है ना। बी की अगर डेथ हो जाती है, सी कहता है मैं एसेट को यूज करूंगा, बी का सन हूं मैं, बेटा ए कहेगा करने तो दूंगा, लाओ 10 लाख रुपए और ले आओ अब, और आज से रेंट 2000 रुपए कर दो, मैं अभी तुम्हारे नाम नए 99 साल के लिए लिख देता हूं, नए 99 साल लिख देता हूं। आपको बता देता हूं बेटा, लेसर लीज में बहुत कम आता है। और बातें बता देता हूं आपको। अच्छा एक बात बताओ, इसने प्रॉपर्टी को 10 साल यूज करा बी ने, ठीक है ना। बी वॉन्ट्स टू सेल द प्रॉपर्टी टू सी, बी सी किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, बेच सकता है कि नहीं, बस ये बताना। आपके नाम है, पहले तो ये बताओ, बेच सकता है कि नहीं, बस ये बताओ। नहीं, आप कभी ओनर बन सकते हो इस प्रॉपर्टी के? नहीं। अच्छा बेटा, इनडायरेक्टली क्या लीज डीड ट्रांसफर हो सकती है? सर हो सकती है, अगर लेसर चाहे तो। कुछ लिखना मत, सुनते रहना, काम की बात बता रहा हूं बेटा। आपको बता देता हूं, यह बात बहुत आराम से समझना। जब लीज डीड लेसर और लेसी के बीच में लिखी जाती है ना, सहारनपुर की बात बता देता हूं, मुझे सहारनपुर की ज्यादा पता है। लेसर लीज डीड में पहले एक क्लॉज डलवा देता है कि कल को आप चाहोगे कि मैं किसी के नाम नई लीज डीड लिख दूं, मैं लिख दूंगा, लेकिन आप जो मुनाफा कमाओगे उसका 25% मुझे देना पड़ेगा और मैं रेंट बढ़ाऊंगा। कहने का मतलब क्या है, इसने अगर 25 लाख की दी थी इसको प्रॉपर्टी और 1000 रुपए महीना रेंट चार्ज कर रहा था 10 साल तक, 10 साल के बाद 20 के पास आया कि मैंने सी को ट्रांसफर करानी है, आप एक नई लीज डेट सी के नाम लिख दो। बेटा आप पूछोगे भी तूने कितने की बेची सी को दुकान? उसने बोला मैंने 35 की बेची। यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना कमाया तूने? 10 लाख। 10 लाख का 25% मुझे दे, यानी कि 2.5 लाख रुपये उसमें भी लेगा और रेंट भी बढ़ाएगा। जब नई लीज डीड लिखेगा सी के नाम पर तो रेंट 1000 नहीं रहेगा, 1.5, 2, जितनी भी विश होगी एक ही उतना रहेगा रेंट, और वो भी हर महीने कमाएगा। अगर सी फर्दर ट्रांसफर करना चाहे करा ले, प्रॉफिट का 25% और रेंट भी कमाएगा। इसमें वो नई डीड लिखेगा ना, नई डीड लिखेगा अगले 99 साल के लिए। और जैसे जो लेसी है उसने किसी को आगे सबलीज किया हुआ है, और सबलीज जब आप करते हो, सर देखो मैं बताता हूं, किसी भी चीज के लिए ना, किसी भी चीज के लिए सब कुछ क्या है, वो लीज डीड। अगर लीज डीड पावर देती है सबलीज करने का तभी कर सकते हो, वरना नहीं। और अगर बीच में लेसी की वैसे बता देता हूं 99% लेसर बड़े कमाल होते हैं, वो सबलीज वाला क्लॉज नहीं डलने देते। लेकिन तूने बात रखी, मैंने आज तेरे को बता दिया सबलीज नाम की चीज होती है। तो 10 इयर्स के लिए अगर उसने सबलीज किया हुआ है और बीच में लेसी की डेथ हो जाती है तो फिर वो कैंसिल हो जाती है सबलीज। नहीं, सबलीज चलती रहेगी। तो आपने बोला डेथ होती है तो वो लीज। बाबू सुन मेरी बात, सबलीज तो वैलिड है ना, उसने कोई गलत थोड़ी किया। 99 ईयर्स तक चीज आपके नाम थी, आपने 10 साल के लिए करा, अगर क्लॉज था वैलिड। अच्छा एक चीज और, इसका डिस्कशन मुझे जरूर करना है बेटा। आपको बता देता हूं, आपको ना सिर्फ राइट टू यूज द एसेट है, नॉट राइट टू मॉडिफाई द एसेट। मैं आपको बता देता हूं, ये बड़े खतरनाक बात बता रहा हूं मैं, और ऐसा हर लीज डीड में आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में, कभी अगर लीज डीड पढ़ने का मौका मिले तो। क्या होता है बेटा, लेसर जान के क्लॉज डलवाता है कि आप प्रॉपर्टी को मॉडिफाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, नवाबगंज चौक पे इसने आपको एक दुकान दे दी 25 लाख और 1000 रेंट में, और आपने क्या करा, उस एक दुकान के ऊपर लेंटर डाल दिया, उसके ऊपर भी लेंटर डाल दिया, 3 दुकानें कर दी। कर सकते हो ऐसे? उसी 25 लाख उसी 1000 में करने देगा ये? सर सिर्फ राइट टू यूज द एसेट दिया है, नॉट राइट टू मॉडिफाई द एसेट। समझ गए होंगे अब शायद जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं। आपने सोचा चल 25 लाख में चल एक और दुकान सही, एक और दुकान सही, 2 लेंटर ही तो डालने हैं। ये नहीं होता कभी भी। और ये इवन इतने खतरनाक खतरनाक क्लॉज डलवाते हैं कुछ लेसर, तो आपको मना कर देते हैं, अच्छा स्प्लिट एसी नहीं लगा सकते। मैंने पहले ही लिखा हुआ है, राइट, आपको राइट टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टी नहीं है। कहां इसमें आप क्या कर रहे, फिटिंग करा रहे स्प्लिट एसी की, एक हॉल भी मत करा देना। इतने खतरनाक होते हैं कई लेसर तो, वो तुम्हें नहीं पता, वो हमें पता है। नहीं भाई, मेरी जगह लीज पे नहीं है, मेरी तो रेंट पे है प्रॉपर। सर आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, ये बात बहुत काम की बता रहा हूं आपको। बैंक कोई भी एसेट लेता है लीज पर लेता है,
पता है किसी को? पढ़ते पढ़ते रहते हो बस, पता तुम्हें कुछ नहीं होता। बैंक रेंट पे ले सकता है, पता है क्या होगा? रेंट पे लेगा तो इंडिया में रेंट एग्रीमेंट आप सिर्फ 11 महीने का कर सकते हैं, सिर्फ 11 महीने का। बैंक ने आपसे प्रॉपर्टी ली 11 महीने के रेंट पे। बैंक पता है पहले महीने फिटिंग पे कितना खर्चा करता है? 10 लाख क्रॉस। बैंक बनना आसान समझते हो क्या तुम? बैंक की फिटिंग देखी है कभी? सर प्राइवेट बैंक में जाना, सेंट्रलाइज एसी प्लांट लगे होते हैं, ठीक है ना? नहीं तो बेटा 7-7 8-8 एसी लगे होते हैं एक छोटे से हॉल में। इसके अलावा बेटा स्ट्रॉन्ग रूम बनाने में इतना खर्चा किया होता है उन्होंने, ठीक है ना? इसके अलावा बेटा कैबिन्स बनाने में इतना खर्चा किया होता है, 10 लाख से क्रॉस खर्चा किया होता है। 11 महीने हुए और आपने क्या कहा? चल चल बैंक खाली कर, निकल उठ जा बस फटाफट। ऐसे बैंक हमेशा लीज पे होते हैं। कितने साल? 25 साल, 30 साल। सर राइट टू यूज द एसेट है आपको। सर मैंने क्या बोला? क्लॉज होता है। मॉडिफाई का क्या मतलब समझते हो? ऊपर लेंटर थोड़ी डाल रहे हो आप। और अगर हाँ, मैंने बोला ना कई लेसर ऐसे होते हैं बेटा जो आपको मना कर देते हैं कि आप स्प्लिट एसी भी नहीं लगा सकते, लेकिन तेरे को लगता है कि बैंक ऐसा एग्री करता होगा? बैंक कहता होगा रख ले इसे अपने पास। बैंक तेरे को पता नहीं है, शायद बहुत अच्छा रेंट देते हैं, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा रेंट लेने के लिए बेटा बैंक जैसी कुछ शर्तें माननी भी पड़ेंगी आपको। 99 ईयर्स की, कितना भी हो सकता है। 30 साल। आपको यह भी बता देता हूं, अगर आप कोई स्कूल खोलना चाहते हो और आप कोई जगह रेंट पे लेते हो, अगर आप सीबीएसई से एफिलिएशन के लिए अप्लाई करते हो, सीबीएसई रिजेक्ट कर देता है। सीबीएसई कहता है कम से कम 30 साल की लीज होनी चाहिए आपके नाम। 30 साल की लीज है, अभी एफिलिएशन ले लो, वरना मैं भी नहीं दे पाऊंगा। सीबीएसई भी नहीं देता ऐसे एफिलिएशन अगर आपके पास रेंट की जगह है तो। या तो अपनी होनी चाहिए या लीज पर होनी चाहिए, कम से कम 30 साल के लिए हैं। किस चीज का प्रिंसिपल और किस चीज का इंटरेस्ट? 25 लाख दिया नहीं, एसेट को यूज करने के बदले में आप 25 लाख दे रहे हो और हर महीने 1000 रुपए दे रहे हो। कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा इंटरेस्ट? कुछ भी नहीं। 99 साल पूरे हो जाएंगे, आप क्या करोगे बेटा? वो दुकान छोड़ दोगे और दुकान लेसर के नाम चली जाएगी। 99 साल तक आपकी, इसी के बदले में आपने 25 लाख और 1000 रुपये महीना दिया है। सर शायद क्लियर हो गई होगी ऑलमोस्ट सारी बात आपको, ठीक है ना? सब क्लियर हो गया ना लीज के बारे में? चलो जी बेटा, अब आपने सुनाने हैं मुझे 4 टॉपिक। हाँ जी सर। बैंक किसके नेम पर लेते हैं? अपने बैंक कंपनी होती है बेटा। हाँ तो कंपनी PNB लिमिटेड कंपनी क्या है? एक एंटिटी तो है ही ना उसके नाम पर, कंपनी तो मरेगी नहीं। चलो जी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।